Hello student, myself Ruhi Khan, and today I am going to discuss a very important issue. The issue is how to crack RGS examination and the examination in the prelim stage. So now I am going to discuss with, if you have very short period of time, there are various law subjects and there are also language subject. तो क्या स्ट्रेटजी फोकस करनी चाहिए, कैसे आप एग्जाम को प्रिपेयर करो कि आपका प्रीलिम क्रैक हो जाए. तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको वो सारी चीजें मैं बताऊं जिसको आप फॉलो करके एक आरजीएस के प्रीलिम को, जो फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन की, उसको क्रैक करो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पहले तो किसी भी स्टेट को जब आप प्रीलिम के लिए जाते हो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड गो थ्रू द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर, should go through how the questions are asked, because almost all the examination patterns of various commissions, the strategy is followed which is different. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आरजीएस की बात करूं तो आरजीएस का स्ट्रेटजी क्या है, क्वेश्चंस किस नेचर के होते हैं, कौन से सब्जेक्ट इनके फोकस सब्जेक्ट्स हैं, कौन के इनके लेस प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं, मार्क्स कहाँ से आप ज्यादा फैच करोगे, कहाँ आपको लेस फोकस करना है. तो ये स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा बेसिक देखिए कि आरजीएस का एग्जाम है, आपने नोटिफिकेशन देखा होगा. इस नोटिफिकेशन में एक चीज क्लैरिटी थी दैट 2 आवर्स का पेपर, 100 मार्क्स एंड नो माइनस मार्किंग. तो आप अपने दिमाग में ये चीज एकदम क्लियर रखोगे कि आरजीएस में माइनस मार्किंग नहीं है, मार्क्स टोटल 100 है एंड टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स है. दिस इज समथिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू से. सेकेंडली, नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस पूरे आरजीएस के एग्जाम को, प्रीलिम को आप कैसे स्टडी करोगे, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करोगे कि आप सारे सब्जेक्ट को प्रॉपरली एड्रेस कर पाओ और कोई भी सब्जेक्ट आपका छूटे ना और आप सारी चीजों को अटेम्प्ट कर पाओ. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके प्रीलिम में आएंगे, पूछे जाते हैं. So you need to make the demarcation between two kinds of subject. One that is a law subject, other that is language based subject. जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं वो आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इज अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा है, बट कुछ इसमें सब्जेक्ट्स माइनर लॉस है तो हमें ज्यादा सच नहीं देखना, तो इसीलिए मैं आपको बता भी रही हूँ कैसे पढ़ना है. हाँ, जो लैंग्वेज का इशू है, लैंग्वेज 30% मार्क्स रहता है, यानी जो भी आपका 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं तो 30% मार्क्स का क्राइटेरिया आपको लैंग्वेज से लेना है. रेस्ट अमाउंट मीन्स टू से 70% पेपर का डिस्कशन जो होगा, जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके लॉ सब्जेक्ट से आएंगे. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कौन से वो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं जो हमको इसमें पढ़ना है, किन को फोकस रखना है, किन पे हमें लेस प्रायोरिटी देना है. तो आई एम गोइंग टू गिव यू सम ब्रीफ ऑन दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, try to understand what are the subjects which you need to focus. Suppose that in constitution, first of all there is a constitution, and I hope you understand constitution is always a very important subject for any of the examination. अगर आप आरजीएस के पैटर्न से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाह रहे हो तो कुछ चीजें बेसिक्स हैं जो आपको देखनी होगी. पहली चीज, कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे क्वेश्चन बनते हैं. सेकेंड थिंग, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ से बनते हैं. थर्ड, अमेंडमेंट्स जितने भी हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं. तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, वेटेज होता है ऑफ कोर्स. कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आपको 4 to 5 to 6 भी मिलेंगे, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मेजर सब्जेक्ट. In after this constitution, I am just coming to this contract because I have taken this subject alphabetically to some subjects only. So now just think about this contract. कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस अगर आप ये आरजीएस से कंपेयर करो और अदर स्टेट में, तो एक जो डिफरेंस देखते हो वो ये कि आपको कॉन्ट्रैक्ट की डायरेक्ट बेयर सेक्शन नहीं पूछते. वो आपसे ये नहीं पूछ रहे कि किस सेक्शन में क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी कहाँ है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन कहाँ है, इंडैम्निटी के कॉन्ट्रैक्ट किस सेक्शन में, जनरली नॉट, बट 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे. कॉन्ट्रैक्ट के जो क्वेश्चन है उनके वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं. मींस अगर आपने फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, if you know what are the essential elements of contract, if you know what are the grounds when the contract becomes void, when the contracts become voidable, and what are the nature of different kinds of contract, तो वहां पर आपसे कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन और प्लस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि ब्रीफ छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे. बट अगर आप उनको प्रॉपरली सारे ऑप्शंस को केयरफुली देखोगे तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप करेक्ट आंसर को टिक कर लोगे. इट्स मीन ये चीज तो क्लैरिटी है
कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट पढ़ोगे तो कॉन्ट्रैक्ट में आपका फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट पे, कैसे कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होते हैं, कौन से वो नेचर है जिसपे कॉन्ट्रैक्ट में कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती, एजेंसी कैसे फॉर्म होती है, माइनर का स्टेटस क्या है, ओके, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट भी देखोगे, कॉन्टिंजेंट देखोगे, कैसे कॉम्पनसेशन मिलता है, क्या नेचर है, कुछ केसेस भी इंपॉर्टेंट इसमें देखोगे. Coming to the next point, which is very important subject, that is CPC. CPC is a civil procedure code which gives the procedure of the civil laws, how you are going to frame the suit. So as I always told कि जो RGS का जो पैटर्न होता है उसमें इनका बहुत बड़ा फोकस रहता है कि are you having the capacity to frame charges, are you having the capacity to frame issues, do you have that kind of mental ability to decide the issues and charges. For that purpose you need to go to the procedure. और प्रोसीजर में CPC एंड CRPC जो कि क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजर एंड CPC जो सिविल लॉ का प्रोसीजर है, इन दोनों सब्जेक्ट से आपको एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे और कुछ फोकस क्वेश्चन भी आएंगे. तो ये क्योंकि आपके बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पर भी आप रखोगे कि यस CPC CRPC भी आपको गो थ्रू करना है. क्योंकि अगर आप CPC की बात करोगे तो CPC में आप ऑर्डर्स को, सारे ऑर्डर्स नहीं पढ़ना, कुछ 2-3-4 ऑर्डर्स हैं जो कनेक्टेड विद पैरेलली प्रोविजंस ऑफ सेक्शंस हैं, उनको हम कोरिलेट करके स्टडी करेंगे. सारे नहीं देखने बट यस एप्लीकेशन बेस्ड तो देखेंगे. रेस जुडिकाटा, सब जुडाइज, सेक्शन 9, सेक्शन 7 है ना, सेक्शन 24, 25, 26, ये सारी चीजें भी आप देखोगे. IPC is also important as I told कि IPC Indian Penal Code which talks about the penal provisions of any offense. तो यहाँ पर भी आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो या तो डेफिनेशंस पर पूछेंगे या फिर आपको प्रॉब्लम्स देखेंगे ब्रीफ में, छोटी स्मॉल प्रॉब्लम्स, एंड देन वो आपसे पूछेंगे कि आप बताओ कि इसमें कौन सा ऑफेंस हुआ है. तो आईपीसी में भी आपने कॉन्सेप्ट में ही देखना है कि कौन से कॉन्सेप्ट हैं, वो जो इम्पोर्टेंट जो आप ऑफेंसेस पढ़ते हो, आप थेफ्ट पढ़ोगे, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन पढ़ोगे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पढ़ोगे, है ना. जितने भी आप ऑफेंसेस पढ़ोगे उन ऑफेंसेस के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे. आप पूरा आईपीसी मत देखो बट एटलीस्ट जितने भी ऑफेंसेस हैं जो जो अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं उन ऑफेंसेस के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आपको देखना है, स्टडी करना है, फोकस रखना है, so that you can separate that this is not the essential element to constitute this offense. Now coming to the another subject, that is Indian Evidence Act. इंडियन एविडेंस एक्ट भी आपका एक फोकस सब्जेक्ट है, आपको प्रॉपर्ली देखना होता है. इंडियन एविडेंस में भी क्वेश्चंस आपके प्रॉब्लम बेस्ड भी पूछेंगे, कुछ सेक्शन वाइज भी क्वेश्चन उन्होंने पूछने हैं. तो इंडियन एविडेंस में भी आपको 4 to 5 मतलब मिनिमम अगर मैं बोलूँ तो 4-5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है टीपीए, बिकॉज एज आई सेड कि आपका आईपीसी, टीपीए, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन ये बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो कि बहुत प्रॉपरली कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछे जाते हैं, थोड़ा सा लेवल भी हार्ड हो जाता है. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके प्रॉब्लम बेस्ड होंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे होंगे, बिकॉज आप किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो और उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में अगर आपको देखना है कि क्या एग्जैक्टली एज पर टीपीए ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको वो सारे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे कि हाउ द प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड, स्पेशली इट डील्स विद द प्रॉपर्टी विच इज इमूवेबल. So you will starting from the definition of immovable property to how this transaction of immovable property takes place, all these things become important for you. So transfer of property act is very important subject for this RGS examination. Then coming to the limitation में भी कई सारे questions वो पूछते हैं और especially इसलिए भी because limitation में जो आपको articles मिलते हैं उस schedule में कि किस सूट को फाइल करने में कितना ड्यूरेशन आपको लगेगा, कितना कॉज ऑफ एक्शन से लेके सूट फाइल करने में जो टाइम है वो क्या होना चाहिए. बिकॉज मैंने बोला ना कि आरजीएस के क्वेश्चंस ही इसीलिए आते हैं कि आप वो प्रोविजन अप्लाई करो, अपने आप को डिटरमाइन करो कि किस तरीके से एक वैलिडली प्रॉपरली इंस्टीट्यूटेड सूट को आप कंसिडर करोगे और कैसे एक किसी क्रिमिनल लॉ के ट्रायल को कंप्लीट करोगे. लिमिटेशन लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली व्हेन वी आर डीलिंग विद सिविल लॉज. तो अगर आप कोई सूट फाइल कर रहे हो, आप पोजेशन चाहते हो, आप मॉर्गेज प्रॉपर्टी के लिए आप राइट टू फोरक्लोजर में जा रहे हो, रिडीम कराना चाह रहे हो या अपने लोन को रिकवर करना चाह रहे हो, तो व्हाट इज द ड्यूरेशन,
तो उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने होंगे, बाकी सारे आर्टिकल्स नहीं बट एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इवेंचुअली लिमिटेशन एक्ट जिन प्रिंसिपल पर बेस्ड है वो प्रिंसिपल आप देखोगे, और कौन से वो सेक्शंस हैं जो आपको टाइम ड्यूरेशन को एक्सटेंड करा रहे हैं वो भी सेक्शंस आप देखोगे, विच आर द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 3। तो जनरल रूल इज सेक्शन 3 एंड द अदर एक्सेप्शंस यू कैन कवर इट अप। Then we are coming to the less priority subjects, because ये सारे जो आपके subjects हैं ये full focused आपको रखना है। In addition to this subject कुछ और भी subject है like SRA, ये भी आपका full subject focused है। JJ, NIA भी important है, और स्पेशली NIA का जो 17 चैप्टर है सिर्फ यही आना है, तो पूरा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को पूरा नहीं पढ़ के जाना आपको। आप प्रीलिम के लिए सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 17 पढ़ोगे जो कि स्टार्ट हो रहा है 138 से, बाकी आपको छोड़ देना है 138, 139, 140, 141, 142 ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो गो थ्रू करना है ताकि आप प्रॉपरली कर पाओ। इसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन एनआईए में जो आते हैं वो 138 से ही बन जाते हैं, तो आप देखिएगा। इसके अलावा पोक्सो, यस पोक्सो इज यू कैन टेक इट इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। बट एज आई सेड इम्पॉर्टेंट तो सारे ही हैं बिकॉज हम किसी को ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते, बट यहाँ पर क्वेश्चंस का नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे एंड ग्रेजुअली इट विल बी शिफ्टेड टू द लेसर क्वेश्चंस, कम क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो 2, 3, 4 करके मिलेंगे, बट यस मिनिमम आप अगर बोलोगे या मैक्सिमम बोलोगे तो 5 से नीचे ही होंगे। यहाँ पर ये जो आपके क्वेश्चंस है यहाँ पर आपके मोर देन 5 भी हो सकते हैं, अप टू 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 4 to 5 भी रह सकते हैं, बट ये आपके फोकस सब्जेक्ट है जिनमें मैंने सर्किल किया हुआ है आपको। पोक्सो, यस पोक्सो के बाद प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, डीवी एक्ट भी पढ़ना है आपको, द प्रोबेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस ऑफ द वीमेन जो कि विशाखा गाइडलाइन से आया है, इस लॉ को भी आप पढ़ोगे। उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो कि आप पढ़ोगे, सारा नहीं पढ़ना। Rajasthan rent control is also important subject, please remember, because Rajasthan Tenancy and Rent Control Act is important। यहाँ पर भी आपको 3+ questions मिल जाते हैं, so you need to focus। Now coming to this part, because judgment writing आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये प्रीलिम का क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रीलिम में जजमेंट का क्या काम, तो दे आर नॉट आस्किंग यू डिटेल, बट यस वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जजमेंट के जो रूल होते हैं यानी जजमेंट राइटिंग के जो बेसिक रूल्स होते हैं वहां से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल जजमेंट को पूछ रहे हैं बट वो सीपीसी में चले जाएंगे, सीआरपीसी में चले जाएंगे। दे में आस्क यू कि कौन सा ऑर्डर जजमेंट से रिलेटेड है, कौन सा डिक्री जजमेंट से रिलेटेड है। जजमेंट को फाइनलाइज करने से पहले इश्यूज फ्रेम होते हैं, इश्यूज के लिए क्या क्या एसेंशियल्स हैं, कौन से वो कंटेंट होते हैं जिन पर बेस्ड होके इशू फ्रेम किए जाते हैं, कौन सी वो चीजें हैं जिन पर बेस्ड होके चार्ज की फ्रेमिंग की जाती है, एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होते हैं, जजमेंट की लैंग्वेज क्या होती है, दैट माइट बी क्वेश्चन। तो जजमेंट से क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप देखोगे तो एक वाइडर टर्म में हम लोग बोलते हैं सिविल लॉ में प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग, तो प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग का वो वाला पार्ट जो कि जजमेंट्स और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से रिलेटेड है, उनको कुछ पॉइंटर्स में आप नोट्स बनाओगे। 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो आप कर लोगे। देन द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, ये भी है, आप इसको भी पढ़िएगा, 2 क्वेश्चंस अराउंड इसमें भी आपको मिलेंगे। तो ये आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रही थी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स नॉर्मली आपको यहाँ पूछे जाते हैं और उनसे क्वेश्चंस कैसे करना है। पॉक्सो एंड प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, डीवी एक्ट, तो बेसिकली इसमें कुछ तो ऐसे लॉज हैं जो कि विमेन सेंट्रिक हैं, विमेन से रिलेटेड है, चिल्ड्रन से रिलेटेड है, तो ये इसलिए इंक्लूड किए गए हैं ताकि जेंडर सेंसिटिव अप्रोच भी बने और चिल्ड्रन से रिलेटेड सेंसिटिव अप्रोच भी बने। So these are the subjects which I am trying to say. Just focus on that, how you are going to start with the preparation. तो ये subjects से start करो and then you should shift to the minor laws also. Now, when I discuss with these laws, now the question comes how we should prepare for this law subject. Because यहाँ पर लॉ के सब्जेक्ट तो हमने मोस्टली अपने LLB में भी पढ़े होते हैं, जुडिशरी में जहाँ हम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं वहाँ भी पढ़ते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में 30% मार्क्स का क्राइटेरिया विच इज नॉट लेस, यू कैन नॉट अवॉइड इट। तो 30% का जो क्राइटेरिया है इट मीन दैट यू नीड टू फोकस हेयर ऑल्सो। नाउ आफ्टर टेकिंग दीज लॉ सब्जेक्ट्स आई जस्ट वांट टू गिव यू अ ब्रीफ ऑन दीज लॉ सब्जेक्ट, लैंग्वेज सब्जेक्ट। एज आई सेड कि लैंग्वेज में आपको 30% क्राइटेरिया है, इसमें अगर 100 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं
तो 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज से होंगे, 2 लैंग्वेजेस, वन दैट इज इंग्लिश, सेकंड दैट इज हिंदी। द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन है विच इज ऑफ 10th स्टैंडर्ड, यानी कि 10th क्लास के ऊपर का क्वेश्चन नहीं आते, तो आप ऐसे नहीं है कि आपको 12th तक का या ग्रेजुएशन के लेवल पे आपको नॉलेज हो, यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज। बेसिक मीन्स अब आप इंग्लिश में सोचो तो इंग्लिश में बट आई वुड से कि इंग्लिश में आपको टेंसेज आने चाहिए। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टेंसेज, इट मीन अगर प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर रहे हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट है वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, सिंटैक्स कैसा होना चाहिए, तो इसलिए आपको टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, प्रेजेंट डेफिनिट से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक। सारा इन डिटेल नहीं पढ़ना, बट हाँ एक बेसिक माइंड में क्लैरिटी रखो कि किस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है और कैसे सेंटेंस का करेक्ट ऑर्डर होगा। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इट्स मीन डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आती, अगर वो मिलेगा तो आप उसको करेक्शन करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज आर्टिकल ए एंड द का यूज कैसे करते हैं। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, आप 8th स्टैंडर्ड की भी उठा लोगे तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेजेस पूछते हैं, एक्टिव पैसिव एंड मॉडल एक्सिलरीज, ये आपका इंपॉर्टेंट है। एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना, सिमिलरली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना एंड इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करना। आपको सेंटेंस मिलेगा डायरेक्ट और बोलेंगे इस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड आई एम गोइंग टू राइट द बुक, when we convert it into indirect then we will say that Ram said that he is going to convert this book into English। तो means to say डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स क्या हैं, एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स क्या हैं, टेंसेस में कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है, फ्रेजेस देखोगे। तो इस तरीके के आप इंग्लिश में जो बेसिक अगर मैं बोलूँ तो आप 10th स्टैंडर्ड तक का जो ग्रामर है उसको आप देखोगे तो आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं, एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स होना चाहिए। मीन्स अगर मैं बोलूँ कि वर्ड्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, अब अगर आपको कोई वर्ड दिया गया है, आपको स्पेलिंग मिस्टेक समझ में आना चाहिए, यू शुड ट्रेस आउट। अगर कोई वर्ड दिया उसे बोल रहे हैं व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग इन दिस फॉलोइंग, तो आपको गो थ्रू करके करेक्ट स्पेलिंग लिखना है। अगर आपसे बोला जाए कि ये वर्ड्स है, इनके एंटोनिम्स लिखिए, इनकी साइनोनिम्स लिखिए, सिनोनिम्स जो आप बोलते हो वो भी आपको लिखना है, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड, तो वर्ड्स भी लिखने। मॉडल एक्सिलरीज आप पढ़ के जाना, बिकॉज मॉडल्स में कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ऑट टू, ये सारे जो मॉडल्स हैं आपके 10 मॉडल्स होते हैं, ये 10 मॉडल्स में से किस मॉडल का कहाँ यूज होता है ये आपको देखना पड़ेगा। स्पेशली मॉडल्स में कैन और मे का डिफरेंस आपको आना चाहिए, ऑट टू और शुड का आपको डिफरेंस आना चाहिए, राइट। तो मॉडल एक्सिलरीज भी आप बेसिक देख के जाओगे तो ऐसे इंग्लिश आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। 15 क्वेश्चंस, अप टू 15 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, तो नॉट अ लेस नंबर, अवॉइड नहीं कर सकते आप। तो ये आपकी 15 क्वेश्चंस जो इंग्लिश में आ रहे हैं, इसमें आप पूरी एफर्ट डालोगे कि आपको +10 मिले, +10 मिलने चाहिए, तब जाकर आपका क्राइटेरिया फुलफिल होगा। कमिंग टू द हिंदी लैंग्वेज, हिंदी को आप कैसे तैयार करोगे इज नॉट हरकुलियन टास्क नहीं है। हिंदी को भी आप सिमिलरली 10th स्टैंडर्ड तक का जो हिंदी होता है वही होता है। मीन्स टू से सबसे पहले आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब का मतलब समझोगे। और अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो आपके लिए टफ होता है, तो आप क्या करो, जो हिंदी में है उसी के सामने आप इंग्लिश में लिख लो, दोनों को अंडरस्टैंड कर लो। संज्ञा मतलब नाउन है, नाउन के लिए क्या क्या चाहिए, सिमिलरली अगर संज्ञा है तो संज्ञा के क्या क्या प्रकार होते हैं। सर्वनाम देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका संधि विच्छेद, संधि विच्छेद आपको देखना होता है। अलंकार इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। शब्द का ज्ञान होना चाहिए आपको, वाक्यों की शुद्धि करिए। अब शब्द ज्ञान की आप बात करेंगे तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि विलोम शब्द बताओ, पर्यायवाची बताओ, है ना। वाक्य शुद्धि करिए, वो आपको हिंदी में सेंटेंस लिख देंगे, राम और या जो भी है, अमन के बीच में स्पेस एंड देन बाकी उन्होंने लिखा और बोला कि इसमें करेक्ट चीज भरनी है। तो आप जब आप पढ़ोगे, 1-2 बार प्रॉपरली पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए। मैंने पुस्तक लिखी है, ये मैं पुस्तक लिखी है, दोनों में डिफरेंस है। तो मैंने पुस्तक लिखी है, इस तरीके के करेक्शंस आपको हिंदी में करने होते हैं। So this is the way how you are going to crack for the examination. As I told you, RGS का examination में कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने लगा है, because competition is going to be high and higher. अब आपको highest marks attain करने हैं। तो when you have the object to attain highest marks to crack this prelim, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसको आप छोड़ दो। मीन्स ये तो नहीं कर सकते, इसको छोड़कर बाकी हम बढ़िया परफॉर्म कर लेंगे तो हो जाएगा।
अगर आप ये टेंडेंसी के साथ एग्जामिनेशन में जाओगे कि चलो हिंदी मेरे को नहीं आती, 15 क्वेश्चन का है, लेट इट गो, मैं लॉ को बहुत अच्छे से कर लूंगा, देन आई विल गेट द कट ऑफ. नो, इट वुड बी योर ब्लंडर मिस्टेक, बिकॉज हिंदी इज हैविंग 15 मार्क्स, English is having 15 marks, 70% आउट ऑफ लॉ. तो लॉ में तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप जो भी क्वेश्चंस करोगे माइट बी पॉसिबल आपको लग रहा है कि वो आंसर करेक्ट है, और कमीशन का जो आंसर आता है वो आंसर डिफरेंट हो जाता है, आपके मार्क्स इधर उधर शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, आप ऑब्जेक्शन फाइल करते हो और फिर आपको रियलाइज होता है कि नहीं कमीशन ही सही है, मैंने ही गलत कर दिया. इसीलिए आपको ये चीज देखना है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश और हिंदी, इनको आप प्रियोरिटी बेस्ड रखो. लॉ को तो पढ़ो बट एवरीडे रेगुलरली आपको इंग्लिश और हिंदी को हर दिन 2 घंटा देना है, 1 घंटा इंग्लिश 1 घंटा हिंदी, इट्स मस्ट. बिकॉज अगर आप इस प्रिपरेशन को साथ ही साथ में करोगे ना, तब जाके आप प्रीलिम के टाइम पर प्रेशर नहीं लोगे. अगर आप अभी ये सोच के पढ़ रहे हो कि ऐसे करते हैं, पहले हम सारा लॉ कर लेते हैं देन हिंदी इंग्लिश उठा लेंगे, तो भी आपका मिस्टेक होगा. इट्स नॉट अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी, बिकॉज एट द टाइम यू आर हैविंग द लॉट ऑफ प्रेशर. जब ज्यादा प्रेशर होता है तो अनफैमिलियर चीज आप लर्न नहीं कर पाते, इसीलिए आपको ये चीज थोड़ा सा केयरफुली देखना है. So this was all which I was talking to say that RGS exam, and this is the strategy to crack the prelim examination. First of all, try to demarcate the subjects, then try to understand which are the focus subjects to which we can go do the your less priority. लैंग्वेज दोनों ही सब्जेक्ट को साथ ही साथ करना है. इसके बाद आपने सब्जेक्ट मैंने डिमार्केशन किया. इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैं आपसे चाह रही थी टू अंडरस्टैंड, कि अगर आपने फोकस सब्जेक्ट कैटेगराइज कर लिए, लेस प्रियोरिटी देख ली और इसको भी आप पढ़ते जाइए, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अ प्रैक्टिस ऑफ टेस्ट. Unless you are making practice again and again, it is not possible for you to crack the examination, that's for sure. Reason being, for the experiences of ours in the competition, we believe कि जब हमारा बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट अच्छा होता है ना, then we feel कि हमारा लॉ बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो माइट बी पॉसिबल कि फिर डाउट्स आते हैं. तो जितना ज्यादा आप पेपर प्रैक्टिस करोगे, प्री वाईक्यूज लगाओगे, जिस इंस्टीट्यूट में आप हो, यहाँ पर हम रेगुलरली जो टेस्ट दे रहे हैं, अगर आपका एक क्रैश कोर्स में सब्जेक्ट होता है, इसके बाद आपको कंप्लीट कंसोलिडेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो. तो सारी चीजों को ऑल टुगेदर फोकस करो, कॉन्सेप्ट, बेयर एक्ट, टेस्ट सीरीज, क्लासेस, and these all the things to be together, then you will convert your struggle into selection. So this was all. I hope that it would be very beneficial, or hopefully it would be beneficial for you. Thanks for watching this video.